हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के स्ट्रक्चरल एनालिसिस के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि मैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के सब्जेक्ट को भी पैरेलली कवर करता चलूँ, जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी मेरे चल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द नंबर ऑफ independent equations to be satisfied for the static equilibrium of a plane structure। तो यहां पर इस क्वेश्चन में एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब समझ लेते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, कोई भी हमारा स्ट्रक्चर जो भी है वो हमारा रेस्ट पे है, और उस पर जो भी हमारे लोड्स लग रहे हैं, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं। अब हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस जो होंगी वो दो तरीके की होंगी। फर्स्ट कैटेगरी की जो फोर्स होगी एक्सटर्नली जो एक्ट कर रही है, इन द फॉर्म ऑफ अप्लाइड लोड्स होगा। जो भी हमारे लोड्स स्ट्रक्चर पर एक्ट कर रहे हैं और उन स्ट्रक्चर को रजिस्ट करने के लिए जो हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस जब डेवलप हो रही हैं सपोर्ट्स पर, वो हमारी कहलाती हैं रिएक्टिव फोर्सेस, जो कि हमारी एक तरीके की सपोर्ट रिएक्शंस होंगी। और स्ट्रक्चर इन एक्सटर्नल फोर्सेस के रिस्पॉन्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो हमारा कहलाएगा इंटरनल फोर्सेस। और इंटरनल फोर्सेस जो होंगी वो हमारी फोर्स या मोमेंट के फॉर्म में होंगी, और उन फोर्सेस की वजह से हमारे स्ट्रक्चर पर डिस्प्लेसमेंट्स होंगे। डिस्प्लेसमेंट्स हमारे हो सकते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा, एंड हमारे रोटेशंस होंगे जिसे हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। तो जिस भी स्ट्रक्चर, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है जो रेस्ट में है और हमारे उस पर लोड्स एक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन का मतलब ये है कि हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, अगर हम उसमें एक्स वाई प्लेन ले लें एंड दिस इज अ जेड प्लेन, इसके अबाउट जो मोमेंट हमें लेना है, समीशन ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट द एक्सिस, जो कि हमारा एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस है, वो हमारा मोमेंट जीरो होगा। और एक्स और वाई डायरेक्शन के अलोंग जो हमारी नेट फोर्सेस होंगी वो हमारी जीरो होंगी। तो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि यहां पर समराइज की हुई है। अगर अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहने के लिए जो भी हमारे अप्लाइड लोड्स हैं, मींस जो भी रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड लोड्स हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा रिजल्टेंट ऑफ रिएक्टिव फोर्सेस, जो सपोर्ट रिएक्शंस डेवलप हो रही हैं, उनके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, उनके रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। बट उनके जो साइंस होंगे वो हमारे अपोजिट होंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई जो होगा वो हमारा जीरो होगा। बिकॉज जो हमारा प्लानर स्ट्रक्चर्स होंगे वो हमारे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होंगे, जो कि एक्स वाई प्लेन पर एक्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो मोमेंट होगा वो आपको उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर लेना पड़ेगा। यहां पर लिखा हुआ है कि सिग्मा जेड इज द समीशन ऑफ कपल मोमेंट्स एंड द मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एन एक्सिस जेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्स वाई ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्सेस। बिकॉज जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, उसमें प्रिंसिपल लोड कैरिंग जो पोर्शंस होता है मोस्ट स्ट्रक्चर का, वो हमारा को प्लानर होता है। वो सारे मेंबर्स और जो फोर्सेस हैं वो सेम प्लेन में लाई करती हैं। तो हमारा इंडिपेंडेंट इक्वेशंस जो होंगी वो हमारी 3 होंगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इफ देयर आर m अननोन मेंबर फोर्सेस, हमारी अननोन मेंबर फोर्सेस जो हैं वो m हैं, हमारे r जो हैं ये हमारे अननोन रिएक्शन कंपोनेंट्स हैं। जो रिएक्टिव फोर्सेस जनरेट हो रही हैं वो हमारी अननोन होंगी, जिसको हम r से डिनोट कर रहे हैं। और j जो है हमारे उस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ जॉइंट्स है। और स्ट्रक्चर हमारा कैसा है? पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। अब प्लेन फ्रेम का मतलब है कि स्ट्रक्चर हमारा एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, इट मीन्स वी आर
कंसीडरिंग 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और हमारा जो ज्वाइंट्स है उसके पिन ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम है, तो पिन ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम को हम ट्रस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर पिन का मतलब क्या है, पिन को आप हिंज भी बोलते हो, आप इसको ऐसे डिनोट करते हो सिंबॉलिकली। तो ये जो हमारा हिंज होता है, जो पिन होता है, यहां पर हमारा क्या होगा, देयर इज अ रोटेशन परमिटेड अंडर द एक्शन ऑफ लोड। यहां पर हमारा रोटेशन पॉसिबल है और हमारा लीनियर मूवमेंट्स हमारे रिस्ट्रिक्टेड हैं। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो इन फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा इस जॉइंट पर, वो जीरो होगा। और जो हमारे रिएक्टिव कंपोनेंट्स होंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में, वो हमारे एफ एक्स और एफ वाई होंगे। इट मीन्स पिन जॉइंट पर हमारे पास 2 रिएक्टिव कंपोनेंट्स डेवलप हो रहे हैं और हमारे पास कितनी कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस हैं, 2 कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है, क्योंकि हमारे एक्स और वाई डायरेक्शन पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो रहा है। यहां पर जो पूछ रहा है, यहां पर हमसे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी पूछ रहा है। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी का मतलब ये है, इसको अगर हम लिख लें ds, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी का मतलब ये है कि हमें मान लेते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस, अभी हम सिर्फ ट्रस की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे अननोन फोर्सेस कितने होंगे, m + r, दीज आर द अननोन फोर्सेस, बिकॉज हमारा जो यहां पर ट्रस में पिन ज्वाइंटेड फ्रेम्स में हमारा जो लोड ट्रांसफर है वो सिर्फ एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन से ट्रांसफर हो रहा है। हम बेंडिंग मोमेंट्स नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर में। तो जितने अननोन फोर्सेस होंगी वो हमारी नंबर ऑफ इंटरनल जो अननोन्स होंगे वो हमारी इंटरनल फोर्सेस होंगी, जो कि नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे जितने उतनी ही होंगी। और जो एक्सटर्नल रिएक्शन जनरेट हो रहा है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड, तो टोटल हमारे अननोन फोर्सेस जो होंगे वो m + r हो जाएंगे। और हमारे पास जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है, बिकॉज पिन ज्वाइंटेड है, हम सारे ज्वाइंट्स को पिन ज्वाइंटेड अज्यूम करते हैं ट्रस एनालिसिस में, बिकॉज बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी जो होगी ज्वाइंट की वो जीरो होती है। तो हमारे पास कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस कितनी है, जिसे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है हमारे पास जितने हमारे ज्वाइंट होंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 इसलिए लिया बिकॉज हर ज्वाइंट हमारे करस्पॉन्ड करेगा कि उस ज्वाइंट पर हमारी समीशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन और समीशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन हमारी जीरो होंगी। इस वजह से हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर जो सिग्मा z है ये फैक्टर इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पर ट्रस के केस में पिन ज्वाइंटेड हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, वहाँ पर हमारी मोमेंट कैपेसिटी जो होगी वो हमारी जीरो होती है। तो अन्य हमें जो इंटरनल मोमेंट्स होंगे वहाँ पर हमारे डेवलप नहीं हो रहे हैं, बिकॉज ऑल फोर्सेज आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन। स्टैटिक डिटरमिनेसी का मतलब ये है कि हमें एडिशनल इक्वेशंस कितनी चाहिए अपने ट्रस को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो दैट विल बी गिवन बाई m + r - 2j। तो हमारी जो स्टैटिक डिटरमिनेसी होगी ट्रस के लिए दैट विल बी गिवन बाई m + r - 2j। और अगर हमारा नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस ग्रेटर देन 2 times द ज्वाइंट फॉर द ट्रस केस, तो वो स्ट्रक्चर हमारा कहलाएगा स्टैटिकली इनडिटरमिनेट ट्रस, और उसकी इनडिटरमिनेसी इससे गवर्न होगी। और अगर हमारा समीशन ऑफ अननोन फोर्सेस जो हैं वो हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशन जितने हमारे अवेलेबल हैं पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए उसके बराबर होगी, तो वो हमारा स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस कहलाएगा। तो यहाँ पर स्टैटिक डिटरमिनेसी पूछ रहा है, तो दैट विल बी गिवन बाई m + r - 2j। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लॉजिकली इसका आंसर करोगे, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं अभी फर्दर डिस्कस कर लूंगा। अब आते हैं द नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्सेस इन ईच मेंबर ऑफ अ रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। प्लेन फ्रेम मीन्स XY प्लेन, मीन्स हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। मीन्स हमारा जो स्ट्रक्चर है और जो फोर्सेस हैं वो हमारी कोप्लानर है। कोप्लानर का मतलब जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं और जो हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं
दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। और अब रिजिड ज्वाइंट का मतलब क्या है, अभी मैंने ट्रस में बात की कि हमारा उन ज्वाइंट्स पे हमारा रोटेशन पॉसिबल होता है एंड जो मेरा फोर्सेस ट्रांसफर होंगी दे आर ट्रांसफर टू द थ्रू एक्सियल फोर्सेस आर एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन। बट जो हमारे रिजिड ज्वाइंट होंगे, यहां पर मैंने एक रिजिड ज्वाइंट दिखाया हुआ है, ये हमारे ऐसे ज्वाइंट्स होंगे कि अंडर द एक्शन ऑफ द लोड्स, जब हमारे लोड एक्सटर्नली जो एक्ट कर रहे हैं उनकी वजह से जो हमारा बेंडिंग होगी उस ज्वाइंट पर, वहां पर वो ज्वाइंट मोनोलिथिकली मूव करेगा। मोनोलिथिकली का मतलब ये है कि जो हमारा एंगल उन दो मेंबर्स के बीच में पहले से था बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, उसके बाद जब हमारा लोड अप्लाई होगा इस स्ट्रक्चर पे, तो जब बेंडिंग होगी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड, अभी बेंडिंग ना बोले, अंडर द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल लोड, तो हमारा जो शेप होगा डिफ्लेक्टेड शेप वो इस तरह रहेगा कि जो हमारा एंगल है उन दो मेंबर्स के बीच में वो हमारा हमेशा सेम रहेगा इन केस ऑफ रिजिड ज्वाइंट। जब इस चीज को मेंटेन करने के लिए जो हमारे ज्वाइंट्स होंगे वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे और इस वजह से हमारी बेंडिंग होगी। इसी वजह से कहते हैं कि हमारे जो रिजिड ज्वाइंट फ्रेम्स होंगे वहां पर हम बेंडिंग को कंसीडर करेंगे और हमारा जो ज्वाइंट होगा वहां पर हमारा एक इंटरनल मोमेंट्स रेजिस्टेंस के तौर पर डेवलप होंगे और हमारा जो दोनों मेंबर्स के बीच में एंगल है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर ये ज्वाइंट हमारा पिन ज्वाइंटेड मान लें अगर, तो यहाँ पर अगर ओरिजिनली हमारा ये एंगल था थीटा, बट अंडर द लोड इफेक्ट हमारा मेंबर अगर इस पे टेंजेंट आप खींचोगे तो ये एंगल हो गया फाई। तो लोड चेंज करने के साथ साथ आपका जो एंगल है वो हमारा चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे ज्वाइंट्स हमारे पिन ज्वाइंट्स में होगा, जहां पर हमारा जो एंगल है दो ज्वाइंट्स दो मेंबर्स के बीच में वो कॉन्टिन्यूसली अंडर द लोड इफेक्ट वो चेंज होता रहेगा। बट रिजिड ज्वाइंट में ऐसा नहीं होगा, कैसा भी लोडिंग कंडीशन हो हमारा जो एंगल है उन दोनों मेंबर्स के बीच में वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो बिकॉज अब बेंडिंग हो रही है तो किसी भी सेक्शन को आप कट करोगे, अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर सेक्शन को कट कर रहा हूँ, तो जब आप किसी भी सेक्शन को कट करोगे तो जो इंटरनल फोर्सेस जनरेट होंगी एक्सटर्नल फोर्सेस को रजिस्ट करने के लिए, तो हमारी ये तीन फोर्सेस जनरेट होंगी। इसमें हमारी जो एक्सियल फोर्स जनरेट होगी दैट विल बी कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। जो हमारी ट्रांसवर्स डायरेक्शन यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ मेंबर डेवलप होगी दैट विल बी कॉल्ड शियर फोर्स इन केस ऑफ रिजिड फ्रेम्स। और जो हमारा इंटरनल मोमेंट जनरेट होगा बिकॉज हमारा आपको एंगल जो ज्वाइंट है आपका ऐसा है कि उसका एंगल जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ लोड वहां पर बेंडिंग होगी और उस बेंडिंग को इंटरनली रजिस्ट करने के लिए जो हमारा बेंडिंग मोमेंट जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा दैट विल बी कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट विच विल काउंटर द रोटेशनल इफेक्ट। तो हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट्स आ गए, इंटरनल फोर्सेस आ गए, 3 इंटरनल फोर्सेस आर डेवलप। तो हमारा इसमें नॉर्मल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, दीज आर द इंटरनल फोर्सेस जो कि हमारी रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम में जनरेट होंगी। अब अगर हम किसी ट्रस की बात करें जहां पर हमारा जो जॉइंट है वो पिन जॉइंटेड है, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट कंडीशन है। अब अगर हम इस सेक्शन को कट करें तो यहां पर हमारा क्या होगा, जो फोर्सेस डेवलप होंगी, एक हमारी एक्सियल फोर्स डेवलप होगी बिकॉज यहां पर जो भी फोर्स है दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू एक्सियल कंप्रेशन एंड टेंशन ओनली। तो सिर्फ और सिर्फ हमारी एक नॉर्मल फोर्स जनरेट होगी इन केस ऑफ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम्स। हमारा बेंडिंग मोमेंट जनरेट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं हमारे, इनकी जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 0 है बिकॉज दे आर अलाउइंग रोटेशन। जो भी लोड आ रहा है उसकी वजह से हमारा रोटेशन यहाँ पर हो जाएगा, जिसकी वजह से, और जो हमारा ये पिन जॉइंट है उसकी जो मोमेंट रोटेशन कैपेसिटी है, मोमेंट कैपेसिटी है वो हमारी 0 होगी। इस वजह से हमारा कोई भी इंटरनल फोर्स मोमेंट के फॉर्म में जनरेट नहीं होगी, ओनली एक्सियल फोर्सेस विल डेवलप। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा
इसके लिए ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ अ रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम हैविंग 15 मेंबर्स। हमारे पास सबसे पहले देखना है आपको कि फ्रेम आपका किस टाइप का है, रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम्स है। इट मींस हर मेंबर के करस्पॉन्डिंग फॉर ईच मेंबर आपके पास 3 इंटरनल फोर्सेस जनरेट हो रही हैं, जैसा कि मैंने अब एक्सप्लेन किया, जो कि हमारी अननोन होंगी। अब हमारे पास 15 मेंबर्स हैं, 3 रिएक्शन कंपोनेंट्स हैं, मींस दीज आर द रिएक्टिव फोर्सेस, जो कि हमारे एक्सटर्नल लोड जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो जो सपोर्ट कंडीशंस हैं, जो सपोर्ट्स हैं हमारे, वहां पर जो रिस्पॉन्स काउंटर करने के लिए जनरेट होगा उनको हम रिएक्शन कंपोनेंट्स बोलेंगे, रिएक्टिव फोर्सेस बोलेंगे। तो यहां पर हमारी m की वैल्यू जो दी है वो 15 दी हुई है और टोटल r की वैल्यू जो दी है 3 दी हुई है। इट मींस जो टोटल हमारे अननोन होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, 3m, बिकॉज हर मेंबर के करस्पॉन्डिंग आपके 3 इंटरनल फोर्सेस जनरेट हो रही हैं प्लस एक्सटर्नल रिएक्शंस। तो ये हमारे टोटल अननोन फोर्सेस हो गई 3m प्लस r, मींस 15 इंटू 3 प्लस 3 यानी 48। टोटल 48 फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, जो हमारी इस फ्रेम में हमें अननोन है। अब हमारे पास जॉइंट्स कितने हैं इस स्ट्रक्चर में, दैट आर 14। तो रिजिड जॉइंट फ्रेम में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस होंगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, वहां पर हर जॉइंट पे सिग्मा fx इक्वल टू 0 होगा, सिग्मा fy इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज हमारा बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट हो रहा है तो हमारा सिग्मा mz भी 0 होगा, बिकॉज वहां पर हमारे इंटरनल मोमेंट्स भी जनरेट हो रहे हैं, बिकॉज हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम है। ठीक है, तो अब आपकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी होगी, टोटल अननोन फोर्सेस माइनस आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस जितनी हैं। तो आप 48 माइनस 14 इंटू 3, तो ये आपका आ जाएगा 6। तो टोटल हमारी स्टैटिक डिटरमिनेसी कितनी हो गई, 6। अब इस 6 का मतलब ये है कि हमें आप स्ट्रक्चर के एनालिसिस के लिए 6 एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस चाहिए, तभी आप स्ट्रक्चर के सारे मेंबर फोर्सेस को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, इनको मैं फर्दर रेलेवेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा। तो यहां पर समराइज किया हुआ है कि अगर हमारा स्ट्रक्चर में 3m प्लस 4 जो टोटल अननोन्स हैं वो हमारे 3j प्लस c के बराबर है। j c का मतलब ये है कि हमारी एडिशनल इक्वेशंस कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस कितनी अवेलेबल हैं। जो c वैल्यू है ये कंपेटिबिलिटी कंडीशंस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इंटरनल पिन, अगर इंटरनल पिन का मतलब अगर हमारे पास कोई इंटरनल हिंज है, अगर हम इसको देखें मेंबर में हमारी इंटरनल हिंज होगी तो इस पॉइंट के अबाउट हमारा समीशन ऑफ मोमेंट्स जो होगा वो 0 होगा, बिकॉज इस जॉइंट की जो मोमेंट कैपेसिटी है वो 0 है। तो जो समीशन ऑफ मोमेंट्स होंगे इस पॉइंट पर जो एक्ट कर रहे होंगे वो हमारे 0 होने चाहिए। और अगर हमारा कोई इंटरनल रोलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कंपेटिबिलिटी इक्वेशन कितनी होगी, 1 होगी, इसीलिए हम यहाँ c की वैल्यू 1 रखेंगे। और अगर हमारे पास इंटरनल रोलर है, इंटरनल रोलर का मतलब ये है कि 2 मेंबर्स हमारे कुछ इस तरह सपोर्टेड है, दिस इज द इंटरनल रोलर। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा एक वर्टिकल रिएक्शन भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ जो कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल होंगी दैट विल बी सिग्मा fy हमारा पास 0 होना चाहिए, बिकॉज हमारा इंटरनली एक यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन डेवलप करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिल जाएगी दैट विल बी सिग्मा fy इक्वल टू 0। और हमारा रोलर सपोर्ट पर भी जो समीशन ऑफ मोमेंट है वो 0 होगा। इसी वजह से हमारे इंटरनल रोलर पे भी हमें 2 कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस मिलती हैं। तो जब भी आप स्टैटिकली स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर रहे हो, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाल रहे हो, तो आपको इसका कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। तो मैंने अभी डिस्कस किया स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बात करता है हमारे फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग, जो भी हमारे इंटरनल फोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट्स एंड जो शियर फोर्स या नॉर्मल फोर्स जनरेट हो रही है उसके टर्म्स में बात करता है। बट जो हमारा काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट्स के टर्म्स में बात करता है। डिस्प्लेसमेंट जो कि मैंने बताया रोटेशन
और हमारा लीनियर मूवमेंट्स। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को हम ये बोल सकते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। ठीक है, टेक्निकली अगर इसको समझें तो इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट एट ऑल जॉइंट्स। अगर इसको मैथमेटिकली समझें कि कोई भी हमारा जॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा एक ट्रस का जॉइंट है, ठीक है, तो अंडर द एक्शन ऑफ लोड, ये हमारा लोड एक्ट कर रहा है, तो हमारे इस हिंज जॉइंट पर एक हॉरिजेंटल मूवमेंट हो सकता है और एक हमारा वर्टिकल मूवमेंट हो सकता है, मींस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। हमारा रोटेशन यहाँ पर जो मोमेंट कैपेसिटी है वो जीरो होगी, तो यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इन केस ऑफ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम यानी ट्रस, यहाँ पे पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ट्रस में जो हमारा एक पर्टिकुलर जॉइंट होगा, पिन जॉइंट, वहां पर हमारे दो डिस्प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे टोटल डिस्प्लेसमेंट्स कितने हो सकते हैं स्ट्रक्चर पे? जितने हमारे जॉइंट्स होंगे इनटू हर जॉइंट पर हमारा कितने नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स हैं, n। तो पिन जॉइंटेड के केस में जो n की वैल्यू होगी वो हमारी 2j हो जाएगी, और जो हमारी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होगी, इसको अगर हम dk से लिख लें, दैट विल बी गिवन बाई 2j माइनस e। अब e क्या है? बिकॉज हमारे जो सपोर्ट, जो भी स्ट्रक्चर होगा कुछ उसका सपोर्ट होगा, सिस्टम होगा, तो सपोर्ट सिस्टम की वजह से हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो रिस्ट्रेंड हो जाएगा। तो वो हमें रिस्ट्रेंट्स निकालने हैं कि हमारे पास कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस कितनी है, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ई जो यहाँ पर है ये हमारी है क्या, इक्वेशंस ऑफ कंपेटिबिलिटी। इक्वेशंस ऑफ कंपेटिबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितने हैं सपोर्ट कंडीशंस की वजह से, एट सपोर्ट कंडीशन। अब कंस्ट्रेंट सपोर्ट कंडीशन की वजह से कौन कौन से होंगे? एक रोटेशनल इफेक्ट का कंस्ट्रेंट हो सकता है, एक हमारा, बिकॉज यहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा इन केस ऑफ ट्रेसेस, तो सिर्फ हमारे लीनियर मूवमेंट्स कंसीडर किए जाते हैं। तो लीनियर मूवमेंट्स यहाँ पर जितने सपोर्ट रिएक्शंस डेवलप होंगे उतने हमारे जो कंस्टेंट्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे स्ट्रक्चर में। तो ये नंबर ऑफ कंस्टेंट जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, यहाँ पे ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट रिएक्शन कंपोनेंट्स कितने हैं उसको आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस। तो अगर स्ट्रेस की बात करें तो अगर ये हमारा पिन जॉइंट था तो यहाँ पर हमारे दो रिएक्शन डेवलप होंगे, बिकॉज यहाँ पर डेल्टा एक्स 0 है और डेल्टा वाई 0 है। तो हमारे पास दो कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस अवेलेबल थी विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन इस जॉइंट पर। तो इस जॉइंट पे हमारे 2 हो गए और इस जॉइंट पर हमारा कितना हो गया, बिकॉज यहाँ पर जो है डेल्टा वाई डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक कंपेटिबिलिटी कंडीशन है, मीन्स एक सपोर्ट रिएक्शन है, उसके डायरेक्शन में हमारा जो मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंपेटिबिलिटी इक्वेशन यानी 3 सपोर्ट रिएक्शंस हैं। तो हमारा जो डी के होगा दैट विल बी गिवन बाई 2j माइनस आर। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने स्ट्रक्चर में सारे जॉइंट्स पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें 2j माइनस आर इक्वेशंस चाहिए होंगी। तो यहाँ पर मैंने टैबुलेट किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के में हमारे जो जॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। जो 2T ट्रस जॉइंट है वहाँ पर हमारे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, हर जॉइंट पे 2 डिस्प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। 3D में हमारे तीनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, दीज आर लीनियर मूवमेंट्स। अगर हमारा रिजिड जॉइंट होगा और हमारा XY प्लेन पे होगा तो हमारे पास XY लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स हो सकते हैं और थीटा जो होगा वो हमारा उस जो इंटरनल मोमेंट जो बताया मैंने उस इंटरनल के मोमेंट की वजह से जॉइंट्स पर हमारा एक रोटेशन भी डेवलप होगा। ठीक है, तो ये आप कंसेप्ट ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स एट ईच जॉइंट ऑफ रिजिड
ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम, अब रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम पर हर ज्वाइंट पर हमारे कितने इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है। तो ये इन जनरल बात कर रहा है जो हमारे इंटरनल ज्वाइंट्स हैं स्ट्रक्चर में, दीज आर इंटरनल ज्वाइंट्स। तो यहाँ पर ये हमारा रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम है, मीन्स एक्स वाई प्लेन है। दीज आर द इंटरनल ज्वाइंट्स एंड दीज आर द सपोर्ट ज्वाइंट्स। ये हमारा रोलर सपोर्ट है, ये हमारा हिंज सपोर्ट है, ये हमारा फिक्स सपोर्ट है। तो अगर किसी भी ज्वाइंट को कंसीडर करें तो अंडर द एक्शन ऑफ लोड, अगर हम मेंबर्स को नॉन एक्सटेंसिबल माने, मीन्स एक्सटेंसिबल माने, अभी हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि एक्सटेंसिबल है हमारे मेंबर्स, तो हमारा देयर विल बी एक्सियल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा डेल्टा वाई, और इंटरनल मोमेंट्स जो डेवलप हो रहे हैं उसकी वजह से हमारा एक सर्टेन रोटेशन थीटा। तो हर ज्वाइंट पे हमारे पास 3 फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा 3 डायरेक्शन में उन इंटरनल फोर्सेस, 3 हमारे इंटरनल फोर्सेस थी तो 3 हमारे टोटल डिस्प्लेसमेंट्स होंगे। तो जो एक्सियल फोर्स थी वो हमारी लीनियर मूवमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो हमारी शियर फोर्स थी इन द वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और जो हमारा मोमेंट डेवलप हो रहा है ज्वाइंट पे उसकी वजह से हमारा रोटेशन। तो हमारे पास 2 लीनियर मूवमेंट्स होंगे और एक हमारे पास रोटेशन होगा। ठीक है, अगर यहां पर पिन ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम की बात करें तो पिन ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम के केस में अंडर द एक्शन ऑफ लोड हमारे पास एक लीनियर मूवमेंट होगा एक्स डायरेक्शन में और एक हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, बिकॉज इंटरनल मोमेंट हमारा सपोर्ट पे कोई भी डेवलप नहीं होगा, बिकॉज पिन ज्वाइंट है। तो हमारे पास केवल 2 लीनियर मूवमेंट्स रहेंगे और हमारा जो रोटेशनल इफेक्ट है मेंबर्स का वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर रिजिड ज्वाइंट में पूछा जाता, अगर पिन ज्वाइंटेड फ्रेम में पूछा जाता तो हमारे पास 2 लीनियर मूवमेंट्स होते और केवल कोई भी रोटेशन नहीं होता। तो यहाँ पर रिजिड ज्वाइंट के लिए पूछ रहा है इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट्स, हमारे पास हर ज्वाइंट पर 2 लीनियर मूवमेंट्स और एक रोटेशन होगा। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इससे आपको सपोर्ट ज्वाइंट से कंफ्यूज नहीं होना है। सपोर्ट में अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ फिक्स ज्वाइंट है, तो डिपेंडिंग अपॉन सपोर्ट कंडीशन हमारे मूवमेंट्स होंगे, बिकॉज यहाँ पर इंटरनल मोमेंट डेवलप होगा, एक्सटर्नल मोमेंट डेवलप होगा तो वो रोटेशन को 0 कर देगा। तो फिक्स्ड मोमेंट के केस में, फिक्स्ड एंड केस के केस में हमारा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई 0 और हमारा जो रोटेशन है वो भी 0। तो डिपेंडिंग अपॉन सपोर्ट कंडीशंस हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट्स आपको कंसीडर करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ पिन ज्वाइंट प्लेन फ्रेम m+r इज ग्रेटर देन 2j। इसका मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस हैं, टोटल अननोन फोर्सेस जो हैं हमारी स्ट्रक्चर में, टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं, जैसे जो मैंने बताया 2j के बराबर हैं, वो अगर एक्सीड कर रही हैं तो इसका मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है विथ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ m+r - 2j इन केस ऑफ पिन ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम। तो ये तो स्ट्रक्चर कंफर्म है कि हमारा स्टैटिकली इंडिटरमिनेट होगा, बट ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया कि स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल है, ठीक है। तो इन जनरल स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल होगा, बट आफ्टर विजुअल एग्जामिनेशन आप तभी कंफर्म कर सकते हो कि स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है, बिकॉज देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो आपको विजुअली इंस्पेक्ट करनी पड़ती है विथ हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ द स्ट्रक्चर। तो वो अभी मैं फर्दर स्टेबिलिटी के बारे में जब डिस्कस करूंगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन आप बी कर सकते हो कि स्टेबल एंड स्टैटिकली इंडिटरमिनेट, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि हमारा स्ट्रक्चर अगर m+r जो होगा दैट इज ग्रेटर देन 2j तो स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल होगा ही होगा। अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं, अभी मैं फर्दर इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम इज अनस्टेबल इफ। अब हमारा जो ट्रस है उसकी अनस्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है।
तो मैंने जैसा अभी बताया कि जब हमारा टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस जो हैं वो हमारे 2J से कम है, तो दिस विल इंडिकेट कि फॉर श्योर कि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो अनस्टेबल होगा, बिकॉज वो हमारा डेफिशिएंट फ्रेम कहलाएगा। बिकॉज इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टेबिलिटी के लिए जो भी हमारी नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वही हमारे अननोन फोर्सेस को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो जितने अननोन्स होंगे अगर वो हमारे डेफिशिएंट होंगे, वो कम होंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो अनस्टेबल होगा। अब एग्जांपल के तौर पे अगर समझ लें कि ये हमारा पिन जॉइंटेड है और ये हमारा एक रोलर सपोर्ट है, ठीक है। अभी पहले मैं रोलर मान ले रहा हूँ। तो अगर आप इसमें कंडीशन देखोगे, आपके पास मेंबर कितने हैं, 4 हैं। आपके पास एक्सटर्नल रिएक्शन जो डेवलप हो रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो आपने F अप्लाई किया वो हमारा 2 + 1 यानी 3 है, और आपके पास ज्वाइंट्स के करस्पॉन्डिंग हर ज्वाइंट पे सिग्मा FX और सिग्मा FY 0 करोगे आप, तो आपके पास इक्वेशंस हो जाएंगी 2J यानी 8। तो आप देखोगे M + R जो कि 7 के बराबर है, दैट इज लेस देन 2J यानी 8। इसका मतलब क्लियरली आप ये कह सकते हो कि स्ट्रक्चर हमारा अनस्टेबल है। मींस ये कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होती है तो दिस इज दी मस्ट कि हमारा स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा सिचुएशन मिलेगी कि हमारा M + R जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हमारा 2J होगा, तब भी हमारा स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो सकता है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि अगर आप इस सपोर्ट रिएक्शन को रोलर से आप हिंज कर दो, अगर आप हिंज कर दोगे तो आपका जो M + R की वैल्यू है वो भी हमारी 8 हो जाएगी, बिकॉज रिएक्शंस 4 हो गए। बट तब भी हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारा अनस्टेबल होगा, बिकॉज जो भी लोड पड़ रहा है स्ट्रक्चर पे, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो रोटेट करेगा विदाउट रेजिस्टेंस एंड इट विल फॉर्म अ मैकेनिज्म, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म। तो आपको ये विजुअली इंस्पेक्ट करना है कि स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो डेफिशिएंट फ्रेम के केस में ये कंडीशन हमारी ऑलवेज अप्लीकेबल होगी इन केस ऑफ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम इज स्टेबल एंड स्टैटिकली डिटर्मिनेट इफ। अब यहाँ पर रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम की बात कर रहा है, तो आपके जो अननोन फोर्सेस वो कितनी होंगी, हर मेंबर के करस्पॉन्डिंग 3 फोर्सेस है, तो 3M प्लस जो एक्सटर्नल रिएक्शंस है, दीज आर द टोटल अननोन फोर्सेस। और स्ट्रक्चर इज इन जनरल, ये जनरल कंडीशन की बात कर रहा है, तो टोटल अननोन फोर्सेस जो होंगे वो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन, हर ज्वाइंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास रिजिड ज्वाइंट के केस में 3J कंडीशंस हैं, तो जब ये इक्वल होंगी तो स्ट्रक्चर इज सेड टू बी स्टैटिकली डिटर्मिनेट। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो भी रही है, ठीक है, होने के बाद भी ये हो सकता है कि स्ट्रक्चर हमारा अनस्टेबल हो रहा है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि स्टेबल हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद भी स्ट्रक्चर हमारा, आप अश्योर हो सकते हो कि वो स्ट्रक्चर स्टेबल ही होगा। तो आपको विजुअली इंस्पेक्ट करना ही करना है स्ट्रक्चर को। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम दिखाया है, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास 3 मेंबर्स हैं, 1 2 3, तो आपके टोटल नंबर ऑफ अननोन्स जो हो जाएंगे 3M + R। एक्सटर्नल रिएक्शन जो होंगे वो आपके 2 हमारे अननोन फोर्सेस इस सपोर्ट पे होंगे, बिकॉज वो हिंज जॉइंट है। रूलर सपोर्ट पे हमारा केवल वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा, तो 3 × 3 + 3 यानी 12 आपके अननोन फोर्सेस होंगे, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। और हमारे पास जो कंडीशंस होंगी, कंपेटिबिलिटी कंडीशंस यानी इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो होंगी वो 3J, हर जॉइंट पर हमारे पास 3 कंडीशंस होंगी। तो हमारा एक जॉइंट ये होगा, एक जॉइंट ये होगा, और एक जॉइंट ये होगा, एक जॉइंट ये होगा, तो यू विल गेट 12 यानी 3M + R - 3J जो होगा वो हमारी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो होगी वो 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्ट्रक्चर को हम एनालाइज कर सकते हैं, हमें कोई भी एडिशनल इक्वेशन की जरूरत नहीं है, और वो स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल है। अगर विजुअली भी आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बीम्स शोन इन फिगर 12.1 इज अनस्टेबल। तो यहां पर मैं 3 + M + R बीम्स और फ्रेम्स के लिए हमारा ये कंडीशन अप्लीकेबल होती है। 3M + R अगर हमारा जो टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस हैं
वो हमारे जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस से कम है, तो वो स्ट्रक्चर हमारा ऑलवेज अनस्टेबल होगा। तो आप सभी डायग्राम्स के लिए जब ये कैलकुलेट करोगे तो 1 बाई 1 मैं कैलकुलेट करता हूँ। पहले कंडीशन के लिए हमारा 3m प्लस r आपको कैलकुलेट करना है। 1 2 3 4 आपके पास मेंबर हो गए, 3 इंटू 4, और जो आपके पास रिएक्शंस डेवलप हो रही हैं एक्सटर्नल रिएक्शन 1 2 और 3 2 प्लस 5, यानी हमारे पास जो टोटल अननोन फोर्सेस हैं वो 17 है। ठीक है, और जो आपके पास जॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 आपको जो हिंज, ये जो इंटरनल जॉइंट्स हैं ये हमारा एक इंटरनल हिंज है, तो ये भी हमारा जॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास 5 जॉइंट है, तो 3J इज दी, यानी 15 कंडीशंस हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस होंगी, और हर इंटरनल हिंज के लिए हमें एक एडिशनल इक्वेशन मिलेगी, उसके अबाउट हमारा मोमेंट 0 होगा, दैट विल बी गिवन बाय 1। बट यहां पर हमारे पास 2 इंटरनल हिंज है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहां पर आपकी जो कंडीशन निकल के आती है 3m प्लस r इज इक्वल टू 3j प्लस c, मीन्स स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। मतलब पहला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, बट अभी हम ये श्योर नहीं है कि हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती तो आपका अनस्टेबल ऑटोमेटिकली हो जाता, बिकॉज डेफिशिएंट स्ट्रक्चर होता। बट जब हमारा स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज कि स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो इसके लिए बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपको ज्योमेट्रिकली स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है। उसका तरीका सिंपली ये होता है कि आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो मैं यहां पर इस स्ट्रक्चर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर दिखाता हूं आपको। आप इस पोर्शन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये इंटरनल हिंज हो गई, यहां पर एक आपका नॉर्मल फोर्स जनरेट होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा शियर, ये हमारी दूसरी हिंज है, ये 3rd नंबर वाली जो ज्वाइंट है ये हमारा 4 नंबर ज्वाइंट है, एक ये हमारा शियर डेवलप होगा और ये एक्सियल फोर्स डेवलप होगा। इसी तरह ये हमारा एक्सियल फोर्स डेवलप होगा इस मेंबर पे, और एक हमारा बैलेंस करने के लिए शियर डेवलप होगा, और यहां पर ये हमारा रोलर है जिसका वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा। तो आप देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, कि ये एक्सियल फोर्स की वजह से जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा काउंटर नहीं होगा, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो एक्सटर्नल रिएक्शन है, हॉरिजॉन्टली कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं हो रहा है, देयर इज नो रिस्ट्रेंट टू मूवमेंट। इसकी वजह से इट विल फॉर्म अ कोलैप्स मैकेनिज्म, बिकॉज जो भी हमारा इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है स्ट्रक्चर में, एक्सटर्नली अगर उसको रोका नहीं जा सकता तो वो स्ट्रक्चर हमारा अनस्टेबल होगा ज्योमेट्रिकली, बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रेंट टू दिस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो हमारा पहला जो कंडीशन है, पहला इक्वेशन है, पहली फिगर है, वो हमारी स्ट्रक्चर हमारा अनस्टेबल होगा। इसी तरह आप इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करोगे तो ये हमारा अनस्टेबल आएगा। अब 3rd ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। दिस इज ऑप्शन सी का डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ। दीज आर द इंटरनल हिंजेस। तो इंटरनल हिंज में आपकी एक नॉर्मल फोर्स, एक शियर फोर्स, और ये हमारे फिक्स्ड एंड्स हैं, तो हमारा एक मोमेंट भी जनरेट होगा। तो आप हिंजेस पे देखोगे कि हमारा जो भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है इन इंटरनल हिंजेस पे, उसको रजिस्ट करने के लिए हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस डेवलप कर रही हैं हर मेंबर पे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो होगा ये हमारा स्टेबल होगा। ठीक है, अब आते हैं 3rd स्ट्रक्चर पे। 3rd स्ट्रक्चर पे अगर आप देखोगे, अगर हम इस पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो यू विल गेट कि हमारा एक एक्सियल फोर्स डेवलप होगी, एक हमारा वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगी, और हमारे 2 वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होंगे सपोर्ट पे। तो आप ये देखोगे कि ये हमारे दोनों रोलर सपोर्ट हैं, तो जो एक्सियल फोर्सेस इंटरनली डेवलप हो रही है इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर की टेंडेंसी होगी इधर जाने की, बट देयर इज नो रिस्ट्रेंट। यहां पर फिर से कोई रिस्ट्रेंट नहीं है,
तो जो ये स्ट्रक्चर है ये भी हमारा अनस्टेबल होगा। गुप्ता एंड गुप्ता में केवल ऑप्शन ए दिया है, इसमें ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है, बिकॉज इंटरनली जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप हो रही है इस हिंज पर, उसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है, लीनियर मूवमेंट हो सकता है, उसको रिस्ट्रेंट करने के लिए कोई भी हमारी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एक्सटर्नली डेवलप नहीं हो रही है। इस वजह से ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये भी हमारा अनस्टेबल है, भले ही ये हमारी फर्स्ट या ये दोनों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो ये आपको विजुअली एनालाइज करना है कि स्ट्रक्चर का कोई भी पार्ट हमारा मैकेनिज्म फॉर्म नहीं करना चाहिए, मींस कोलैप्स नहीं होना चाहिए। जो भी मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में जो हो रहा है उसको रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए किसी हर उस डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास रेस्ट्रेंट होना ही चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए और डी दोनों होगा, ना कि केवल ए होगा। अगर इस सपोर्ट को आप हिंज कर दोगे तो हमारा हिंज पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप हो जाएगा, तब ये हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो स्टेबल बन जाएगा, बिकॉज तब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रेंट डेवलप हो जाएगा, जो इंटरनल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डेवलप हो रही है इस पोर्शन पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए डी दोनों होगा, ना कि सिर्फ ऑप्शन ए होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।